अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान में जो कल धमाका हुआ है और बल्कि धमाके हुए हैं और उसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि क्या हुआ है वहाँ पे। एक सीरीज़ ऑफ एक्सप्लोजन जिस तरह किस तरह हो सकती है और फिर ख़ास तौर पे उस वक़्त के जो पहले 1 दिन पहले ही तमाम लोग जो हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े हैं 3 अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया, सब ने ये कह दिया था कि जी धमाका या इस तरह का अटैक होने वाला है। तो ये कैसे हुआ? और फिर उसके बाद अब जो सूरत-ए-हाल ये चल रही है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान पर ये दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि हामिद कारज़ई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को नई हुकूमत में शामिल किया जाए और इसको तालिबान एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब कंट्रोल जो है वो तालिबान ने सँभाल लिया है अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट का और बदरी 313 और फ़ातेह जो उनकी यूनिट्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है। अब देखते हैं कि उसकी क्या सूरत बनती है, लेकिन इसका सारी सिचुएशन का तजिया करेंगे और साथ-साथ पाकिस्तान में भी आपको मालूम है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है और उधर वो तो छुट्टी पे चले गए हैं, लेकिन पीछे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चंस वो भी छोड़ गए हैं। इनका सबका तजिया करने के लिए चलेंगे ज़रा लंदन और बात करेंगे जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ, जो कि लंदन पोस्ट के रुए रवां हैं। जी डॉक्टर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे मैंने कहा आपसे पहले कि हमारे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग गाजी लमदीन शहीद के भतीजे थे रफीक साहब, उनका लाहौर में इंतकाल हो गया कुछ अर्से पहले, हमें पता चला अभी। इन्ना तो लिल्लाह। उनको बिल्कुल गाजी लमदीन साहब के जो है शहीद के बिल्कुल साथ दफनाया गया, जो कि हमारी उनके साथ बचपन की इस्लाम दुआ थी, हमें दुआएं भी देते थे हाँ, और हमें मुझे तो खुसूसी तौर पे उन्होंने नसीहत की थी कि बच्चे पढ़ा करो। और वो हाँ, मुझे आज तक याद है, मैं उस वक्त सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था। तो माशाअल्लाह। मेरे गाजी उद्दीन के साथ जो है ना, बड़े उस फैमिली के साथ बड़े जो है वो दिली वालाना ताल्लुकात हैं। तो तमाम लोगों से बिल्कुल। गुजारिश है कि वो हम उनके लिए सबको जी, हम दुआएं सबको महफूज जो भी जिसके दिल में भी थोड़ा-सा भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके लिए गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का बड़ा मर्तबा है, बड़ा मकाम है और उनके साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला उनके लिए दर्जात बुलंद करे, उनको ग़रीक़ रहमत करे और उनको करवट-करवट जन्नतुल फ़िरदौस अता करे। आमीन। ये जिस जगह से गाजी लमदीन शहीद ने, जिस कबाड़िए से वो जहाँ जिस जगह से कबाड़िए से उन्होंने छुरी खरीदी थी, मेरी पैदाइश उसी घर, उसी इलाके के, उसी मोहल्ले में, उसी गली में की है और हमारा घर अभी तक आबाई घर वहीं पे मौजूद है। और गाजी लमदीन शहीद जो है वो, उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा इंशाल्लाह, जहाँ पे भी इंशाअल्लाह, आशिक इंशाअल्लाह। रसूल की बात होगी। बेशक, अ, बेशक। अब अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आपने फरमाया कि अफगानिस्तान में जो काबुल एयरपोर्ट पे सिचुएशन है, तो तुर्की के भी जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं हाँ, तालिबान के साथ, और बल्कि उन्होंने बल्कि उनसे कहा है प्रेज़िडेंट कि आप, एर्दोग़ान ने इसको एक्नॉलेज किया है, खुद। जी उन्होंने कहा कि जी आप हमें ये ऑपरेशनल चीज़ों में आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि वो तुर्की वाले इस्तांबुल का इतना बड़ा एयरपोर्ट चलाते हैं। हाँ, तो हाँ। उनको बहुत एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट ऑपरेशंस का और ये सारी चीज़ों का। तो वो बहरहाल उनका उसकी सिक्योरिटी से के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, हुँ, लेकिन बहरहाल अभी भी ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है। ठीक। जहां तक रही काबुल एयरपोर्ट धमाके की, तो जो उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हुँ, इंसानी जानों का जो ज़या वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा कि एक लड़की अपनी माँ से कह रही होती है कि कल साढ़े घर का एक जी घट जाना है। हुँ, तो अगले दिन वो घर छोड़ के भाग जाती है, तो वहां उसकी कहती है कि बड़ी अल्लाह वाली सी, ते उन्होंने पहले पता सी कि घर का एक हुँ। जी घट जाना है। तो हाँ, यही हाल जो है वो अमेरिकन और अलाइड फोर्सेस की तरफ से ये 4 दिन से कह रहे थे कि धमाका होगा। अपने हुँ, अपने शहरियों को मना कर रहे थे आने से कि तुम वहां ना आओ। बल्कि हाँ, बाज होटलों में इन्होंने अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि एयरपोर्ट पे आते। हाँ, तो जो लोग इस चीज पे फेल हो गए कि वो 6 महीने में काबुल फतह होगा और वो 72 घंटे में फतह हो गया, तो ये कैसे मानी जा सकती है? अभी तालिबान इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि वो धमाका कैसे हुआ, वो कैसे लोग उन्होंने एक यूएस कंट्रोल एरिया में हुँ, इन्फिल्ट्रेट किया और ये इतनी ज्यादा उन्होंने धमाके कर दिए। उसमें से बहुत सारे धमाके ऐसे भी हैं जो अमेरिकन फोर्सेस खुद कर रही हैं, अपना असला और बारूद अच्छा, चीजों को हाँ, जाया करने के लिए। हुँ, तो ठीक। ये भी एक चीज है। दूसरी चीज है कि तालिबान और अमेरिका का एक मुआहदा भी हो गया आपस के अंदर कि वो कोऑपरेट करेंगे उनके एग्जिट के अंदर। हुँ, और तालिबान जो है वो जाहिर है
बड़ा क्विक डिसीजंस लेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको ये बात समझनी चाहिए कि जो इस वक्त सबसे बड़ा जो स्पॉइलर है इस इवैक्यूएशन के अंदर, वो इंडिया है। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर इतना अंधा हो गया है कि उसने अपना पूरा मुल्क दांव पे लगा दिया। और ये मोदी रजीम जो है, ये तो पूरी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान को तोड़ने में सबसे ज्यादा हाथ जो था वो नरेंद्र मोदी का था। और उसकी बीजेपी और आरएसएस जो है, वो जिस तरीके से ये जो एनडीएस और उसके जो बाकियात हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं कि वो इस तरह की दहशतगर्दी करें। और ये जो दाइश, और ये जो दाइश है, ये असल में इंडिया स्पॉन्सर्ड दाइश है। ये कोई मजहबी तंजीम नहीं है, इसको कोई इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक दहशतगर्द तंजीम है जिसका हेडक्वार्टर मद्रास में है, और जिसको केरला और असम से ऑपरेट किया जाता है। तो ये वो लोग हैं। और मेरे ख्याल से अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस को और ब्रिटिश इंटेलिजेंस को इस चीज की खबर होनी चाहिए लेकिन कि लेकिन क्या इंडिया को इसमें वो। ये जो खबर आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, तो ये खबर तो ये भी आ रही है कि अगर ये सिलसिला इस तरह शुरू हो गया तो फिर ये तो ट्रेलर है और मूवी फिर बाद में चलेगी, और इस तरह के जो लोग हैं वो उनके जाहिर है कि वहाँ पे एसेट्स तो वहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो उनकी केरला वगैरह के साथ ताल्लुक है, तो फिर तो वो आइंदा भी यही करेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज पीस सो एल्यूसिव इन अफगानिस्तान? देखे, चीज ये है कि जो आप में से अगर किसी को अफगानिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ हो या उस एरिया को देखा हो, तो आपको ये पता चलेगा कि जो लोकल नॉलेज होता है ना, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, वो तालिबान के पास है, अमरीकनों के पास नहीं है। बल्कि अमरीकनों ने कभी सीखा भी नहीं है। इनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती थी या इनकी जो प्लेसमेंट होती थी, वो 6 मंथ्स प्लेसमेंट में ये देवर हैविंग 4 मील्स अ डे। आपका कनेडियन जर्नलिस्ट, उसी ने मुझे ये, चूंकि वो रहा अफगानिस्तान में, तो उसी ने मुझे बताया था कि देवर हैविंग 4 मील्स अ डे एंड शॉपिंग ऑन थर्सडे बाय सम अफगान सिक्योरिटी क्लियर ट्रेडर एंड देन दे कम बैक होम। ये उनकी इस तरह की जो है वो प्लेसमेंट होती थी। तो जो इंस्टीट्यूशनल और लोकल नॉलेज तालिबान के पास है, वो और किसी एजेंसी के पास और किसी, उन्होंने 12-24 घंटे के अंदर पकड़ लिया, ट्रेस कर लिया उन लोगों को कि कौन लोग हैं। अब वो है ये एनालाइज कर रहे हैं कि वो अंदर कैसे दाखिल हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि वो, और इसको आरटी पे भी कहा गया है कि ये जो लोग एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए हुए, ये कौन है। इनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो उन दहशत गर्दों के साथ कॉपरेट करते रहे, कोलैबोरेटर्स हैं। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में इमाम खुमैनी ने जब अपने जर्नैलों को फांसियां देनी शुरू की, तो किसी ने कहा कि जी आपने तो इतने बड़े बड़े, ये तो बड़े पढ़े लिखे जर्नैल थे, आप हाँ। इनको क्यों फांसियां लटका रहे हैं। तो इमाम खुमैनी ने बड़ा तरही जवाब दिया था। उसने कहा कि ऐसी तोपें रखने का कोई फायदा नहीं जो अपने पे चल जाए। तो हम्म। इसी तरह ये जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए हुए हैं एयरपोर्ट पे, जो मुल्क छोड़ने के लिए, मुल्क, इनकी तमाम जो बायोमेट्रिक्स हैं वो इस वक्त तालिबान के हाथ आ चुकी हैं। वो तकरीबन $8 से 10 बिलियन का वो सॉफ्टवेयर और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनके हाथ में आ गया हुआ है। उसमें सारे अफगान नेशनल आर्मी का डेटाबेस भी है, उसमें उन तमाम लोगों का डेटाबेस है जो उनके साथ कोऑपरेट करते रहे हैं, हम्म। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है तालिबान की। और हमें इनको वो एक जो स्टैंडर्ड व्यू है वो नहीं समझना चाहिए। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी वेरी सेवी एंड वेरी वेल अवेयर विद द सिचुएशन। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा मुल्क लेकिन लेकिन कोलैप्स हो गया और काबू। एक चीज तो डॉक्टर साहिब देखिए ना, एक चीज तो होगी ना कि जो लोग भी वहां पे थे, जो सिस्टम चला रहे थे, जिस तरह का भी चला रहे थे, उनका अपना एक सिलसिला चल रहा था। उनके जाने के बाद अब एक खिला तो वहां पे आएगा। अगर वो 2 लाख लोग भी वहां से भागे हैं, तो वो काबुल में रह रहे थे ना, वो उसके सिस्टम चला रहे थे, मिनिस्ट्रीज चला रहे थे, दूसरी चीजें चला रहे थे, ट्रैफिक इवेंट चला रहे थे। अब देखें ना, तालिबान को ये मसला पड़ रहा है कि उनको पुलिसिंग का भी पता नहीं है ना। अभी ये जो चीजें, जो चैलेंजेस हैं, ये तो इनको फेस करने पड़ेंगे। देखें, बात यह है कि जो, जहां तक पुलिसिंग का जो ताल्लुक था, तो वो एक करप्ट सिस्टम वहां पे ऑपरेट कर रहा था पिछले 20 साल से, जिसने काबुल की और अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में कोई किरदार अदा नहीं किया। तो अगर ये लोग, ये गंद जो है वो अगर साफ हो रहा है, तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि ऐसी तोपें, ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स, ऐसे ऐसे जिन्होंने अपनी बैक पॉकेट में कनाडा अमेरिका का पासपोर्ट रखा हो, उस अफसर से आप मुल्क की लॉयल्टी की क्या तवक्को रख सकते हैं। तो ये जो लोग जा रहे हैं तालिबान, इसको जाहिर है उनका एक लोकल नॉलेज है।
और वो उस तरीके उसको अभी उन्होंने, अमेरिकनों ने एयरपोर्ट का भी सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी है संभालने के लिए, और उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें उनके लिए हवाले कर रहे हैं कि तुम इनका कंट्रोल संभालो। अब देखे ना वो किस तरह लाइनें सीधी करवाते हैं इनसे। हम्म। मकसद कहने का ये है कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से या असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर लगने से तो, या गाड़ी में फिरने से तो आपको मैनेजमेंट या गवर्नेंस नहीं आ जाती। पाकिस्तान में हम्म। जो गवर्नेंस का हाल है, जो पुलिस कर रही है, ब्यूरोक्रेसी कर रही है, तो उससे हाँ, हमें सबक सीखना चाहिए मैं बल्कि अब कि यही वो तो पूछने वाला था तालिबान से कि भी बदतर है। ये जो आपने गंद की बात की है, उससे तो कहीं ज्यादा गंद जो है वो हमारे मुल्क में पड़ा हुआ है। और कहीं जी ज्यादा गंद जो है वो माशाल्लाह अभी आपने आपने देख भी लिया ना, आप कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें भी कुछ गंद की जो चीजें हैं, जो छींटे हैं, वो इधर उधर पड़े हैं ना, उसके ऊपर भी जरा बात कर लें। देखिए, काजी साहब का जो काजी फाइज ईसा साहब की तो पैदाइश ही क्वेश्चनेबल है। पैदाइश से मतलब ये है कि जैसे उनको डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाया गया, फिर वहां से उनको फास्ट ट्रैक करके वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आया, और फिर उन्होंने काजी अपना ये हुदैबिया पेपर मिल का केस का फैसला दिया, फिर उस पर खुद ही ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक दी, गैगिंग ऑर्डर भी लगा दिया। तो उनकी काजी साहब की जो हरकतें हैं वो कोई वकील वाली हरकतें नहीं है, जज वाली हरकतें नहीं है कि उनकी बीवी के अकाउंट में 9 करोड़ आ गया, 8 करोड़ आ गया, और जब उनसे सवाल पूछा जाए तो कहते मुझे क्या पता, मेरी बीवी से पूछो। तो अब अगर किसी भी शरीफ आदमी की बीवी के अकाउंट में एकदम 8-9 करोड़ आ जाए और वो ये ना बता सके कि मेरी बीवी के अकाउंट में कैसे पैसा है, तो पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, इवन के बरतानिया या किसी भी मुआशरे के अंदर ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको तो हम वो एक फिल्म बनी हुई है जिसको कहते हैं इंडिसेंट प्रपोजल, ये तो बिल्कुल वही सिचुएशन आ गई है यहाँ। कि एक आपसे जज साहब एक सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब देने के बजाय कभी ये कह रहे हैं कि मेरी जासूसी हो रही है, कभी मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। सीधा सवाल है, सीधा उसका जवाब दें, बात खत्म करें। नहीं, लेकिन लेकिन वो तो काजी, वो कहते हैं कि मैंने सुओ मोटो लेने का इख्तियार है, वो हर जज को है। तो वो उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पे लोग डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि तमाम जजेस जो हैं वो इक्वल हैं, और अगर मैंने सुओ मोटो ले लिया है तो उसमें क्या हर्ज है। देखिए बात सू मोटो लेने की नहीं है। बात ये हो रही है कि सू मोटो जब ले लिया था तो वो आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजते ताकि वो उसका बेंच बनाते। अब आपने खुद ही खाना पकाया, खुद ही शॉपिंग की, आगे से खुद ही आप उनको खिला भी रहे हैं। तो ये जो फोरम शॉपिंग का जो सिलसिला है, एतजाज साहब इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पाकिस्तान में लैंड माफिया और मुख्तलिफ किस्म की माफिया, शरीफ भी उसमें शामिल है। शरीफ भी अपनी मर्जी के जजों के सामने अपने केस लगवा के अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में जुडिशरी जो है वो तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। और ये जो वकला है, ये उन दहशत गर्दों से बड़े दहशत गर्द हैं जिनका मुकाबला आप सड़कों पे या आप मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं। ये तो वो दहशत गर्द हैं जो जो पाकिस्तान के सिस्टम में घुस के उसको जो है वो, इसमें वो जज भी शामिल है जो सिस्टम को डिले करी जा रहे हैं, लाखों की तादाद में केसेस अल्तवा का शिकार हैं और ये हड़तालें कर रहे हैं। मुझे आज तक किसी जज ने, किसी वकील ने ये नहीं बताया कि तुम हड़ताल किस बेस पे करते हो। तुम एक प्रोफेशनल बॉडी हो, तुमने एक अपने क्लाइंट से पैसे लिए हुए हैं उसके केस सुनने के, तुम टाइम पे नहीं पहुंचते हो, तुम्हें क्या हक हासिल है अभी अभी कि कल तुम्हारा की क्लाइंट खबर है ना, अदालत में तुम्हारा अभी वेट अभी कर रहा है कल की और खबर है, तुम हड़ताल कर रहे हो। कल की जो खबर है कि नाके के ऊपर, वो जो टोल प्लाजा के ऊपर इन्होंने पैसे नहीं दिए, और उस पर लड़ाई की है पुलिस वालों के साथ, और वो बदतमीजी की है, और फिर जाके हड़ताल करने की कोशिश की है। तो ये तो इनको आदत पड़ी हुई है ना, वो तो करते रहेंगे इस तरह की। देखिए बात यह है कि जब तक ये इनको अब जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी करके इनके नाजायज जो इन्होंने कब्जा किया हुआ था फुटबॉल ग्राउंड पे, वो उन्होंने खाली करवा दिया। और 300 वकील जो जाली डिग्रियों वाले वकील थे वो रावलपिंडी कोर्ट से फरार हो गए जब वो उन्होंने बायोमेट्रिक्स से नादरा के थ्रू उनका डेटा चेक करने की कोशिश की। नून लीग के कई सरकर्दा वकला की जाली डिग्रियां निकल आई। हम्म। तो इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि जी हमें पता नहीं, रिकॉर्ड गायब हो, रिकॉर्ड जलवा दिया उन्होंने। मकसद कहने का ये है कि ये जो जाली डिग्रियों वाले जो क्वैक्स हैं, इन्होंने पूरी अदालती निजाम को मतलब बहुत जो शरीफ आदमी है वो तो अब मेरे जैसा बंदा खौफ ज़दा है पाकिस्तान की अदालतों से और पाकिस्तान के वकीलों से हम्म। कि इनका जो रवैया है उसके बजाय बंदा उन बदमाशों से जाके खुद मोहल्ले में बैठ के सुलह कर ले, बजाय उस केस को अदालत में लेके हाँ, हाँ, और हाँ। किसी वकील के पास जाके। यानी जस्टिस काजम अली मलक को मैं अक्सर कोट करता हूँ, उन्होंने बड़ा क्लियरली फरमाया, उन्होंने कहा कि इंसाफ की राह में सबसे ज्यादा जो रुकावट है वो बार काउंसिल है और वकला है।
ये एक अदालतों के केसों के फैसले 8 दिन के अंदर केस का फैसला हो सकता है, लेकिन ये डिले पे डिले। एक जज साहब आए थे, उनकी जनूबी पंजाब में अपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने 3-4 महीने के अंदर धड़ाधड़ केस उन्होंने निपटाने शुरू किए, इन्होंने हड़ताल कर दी उनके खिलाफ। तो उनका जो ये जो वकला तंजीमें हैं, ये बार काउंसिल्स हैं, इनका काम एजुकेशन ट्रेनिंग ये होना चाहिए। उसके बजाय इन्होंने बदमाशियां, कब्जा नहीं, ग्रुपों, लेकिन लेकिन सियासी डॉक्टर जमातों। शायद ये तो हर चीज जो है, हर फील्ड में आप देख लें, आपके सहाफ़ी जो हैं वो एक माफिया बन चुके हुए हैं, आपके वकील बन चुके हुए हैं, डॉक्टर्स को देखें, आज भी डॉक्टर्स का मुजाहरों की हमने खबर सुनी है। डॉक्टर्स को देख लें, वो जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वो जाके लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। तो ये तो किसी महज़ब मुआशरे में तो इस तरह की चीज़ें दे आर अनहर्ड ऑफ। देखें, आप पहले तो अपने ये दुरुस्त करें कि महज़ब माशरा, हम वो महज़ब माशरे वाली जहाँ पे जज वकील जो है वो हॉस्पिटल पे हमला करके लोगों के ऑक्सीजन मास्क उतार दें, और जहाँ पे पुलिस उनको जाने दे ये हमला करने के लिए, तो वो महज़ब माशरा तो ना हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से जिंदा वापस, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी होने की हैसियत से इंतहाई खौफ का शिकार हूँ। और मैं इस चीज को ये समझता हूँ कि लैंड माफिया और कब्जा ग्रुप जो है, और ये जो इतने फ्राडिये जो है, मेरा केस डील कर रहा हूँ इस वक्त, और सीसीपीओ लाहौर जो है वो उसको फॉलो अप कर रहे हैं उसका। तो मेरी तवक्को है कि मैं वो जो फ्राडिये हैं, और जी मंगल को देते हैं जी फलाना, अब वो 5 मंगल अब गुजर चुके हैं, अभी तक वो मंगल नहीं आया। यानी अंदाजा लगाएं कि वहां के जो माफिया है और या जो फ्राडी हैं वो इतने ज्यादा, पहले उनको जो खौफ है, ये कानून का जो खौफ होता है वो उनके दिल से बिल्कुल निकल चुका है। और मैंने जैसे जिक्र किया था कि जब तक ये तालिबान ने पूरे 10 दिन उनकी काबुल में, 15 दिन उनकी कोई चोरी नहीं हुई कि पूरे अफगानिस्तान में कोई किसी ने कत्ल नहीं किया। किसी ने 2 बच्चों को अगवा, एक बच्चे को अगवा किया था, उसको उन्होंने सड़क पे लटका दिया, दोनों बंदों को अदालत ने सजा दी, सड़क पे लटका दिया उन्होंने। उसके बाद कोई अगवा नहीं हुआ, अगवा अच्छा, अब काबुल में ये नहीं हुआ। यही चीज़ जो है, यही चीज़ देखें, मैं आपको बल्कि मैं पूछने वाला था कि अब जब ये अफ़गानिस्तान में ये सिलसिला होगा, और जो कि होगा, उनका तो काम ही ये है, तो वो तो इस तरह ही करते हैं, वो तो समरी ट्रायल करते हैं फ़ौरन उधर ही, राइट देयर एंड देन सजा दे के फारिग। अब ये जो प्रेशर आएगा, ये पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आएगा। हमारी अदलिया को आप समझते नहीं है कि चाहिए ये कि अब फौरी तौर पर अपनी डायरेक्शन ठीक करें, जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है उसका बेहतरीन बंदोबस्त करें, और स्पीडी ट्रायल्स करें, लोगों को सजाएं दें और उनको फारिग करें। ये जो नूर मुकद्दम और फलाना, तो ये और इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं, और इस तरह बेचारी खवातीन के साथ हम लोग देख रहे हैं कुछ ज्यादतियां हो रही हैं, इनको भी तो कुछ ना कुछ सिलसिला इनका रोकना पड़ेगा ना, वरना तो इनके ऊपर वही प्रेशर आएगा कि जी तालिबान का निज़ाम ठीक चलता है, वो वही वही लाएं हम। देखे, निजाम जो है, मैं टोटली एग्री करता हूँ, जैसे जस्टिस कासिम अली मलिक साहब ने कहा कि जो वकला हैं वो अपने मुंशी भेज के तरीके मंगा लेते हैं। जी आज जज साहब को बुखार है, आज जज साहब फलाना जगह पे है। भाई तुम्हें तारीख का पहले से पता था, तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें पैसे दिए हुए हैं, तुम्हारा काम है कि तुम स्पेसिफाइड वक्त पे वहां पे पहुंचो। ये कोई तरीका नहीं कि जज साहब, वकील साहब हाईकोर्ट में है, पर क्यों है हाईकोर्ट में? जब उसकी उसके क्लाइंट की पेशी सेशन कोर्ट में है, तो उसको उस वक्त वहां मौजूद होना चाहिए। ये जो जिस तरीके से ये कानून चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें इसी वजह से पाकिस्तान में गैंग और बदमाशियों को, उनके उनके साथ लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कंपेयर टू किसी शरीफ आदमी। इसी वजह से शरीफ आदमी ना वहां पे सही इलेक्शन बात। में खड़ा हो सकता है, क्योंकि शरीफ आदमी वो उनको वो चीज नहीं दिलवा सकता जो पुलिस वाले को, और एक अदालत का, एक डिप्टी कमिश्नर का, एक असिस्टेंट कमिश्नर। अगर पाकिस्तान का पटवारी असिस्टेंट कमिश्नर ठीक हो जाए, आधे से ज्यादा जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो जमीन जायदाद के झगड़ों की वजह से होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इस वक्त जितने केसेस लोगों के जमीनों के, वो सब इसी पटवारियों और एसी और डीसी से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे ठीक हो जाए तो जो वो तो फिर वो वो झगड़ा वो, होगा ही नहीं। वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, और जो आखिर में आपकी सिर्फ बात ये बताएं। बिल्कुल दुरुस्त है कि, बिल्कुल दुरुस्त है कि तालिबान का एक एग्जाम्पल बनेगी तो हमारी जो जुडिशरी है इस पे उसके ऊपर प्रेशर प्रेशर है। आएगा कि इनको भी अपना ठीक। किबला दुरुस्त करना ठीक चाहिए। है, अब जरा आखिर में सिर्फ ये बताएं कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब मोहतरम जो हैं, अब वो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से हमने ये सारा सिलसिला अनफोल्ड होते हुए देखा है, उसमें तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इसमें इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ था, और ये मामला इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये बढ़ते रहेंगे तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए तो कोई अच्छी ओमेन नहीं है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है ना, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि वो ना वो वकील है ना वो जज है। ऐसे लगता है कि उन्होंने किसी
किसी से पैसे पकड़े हुए हैं, या खुदा ना खास्ता उन पे कोई बहुत ज्यादा प्रेशर है, या वो ऑन ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी पे है ये हमें नहीं समझ आ रही। लेकिन काजी साहब जो है वो इस वक्त टोटली कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। उनके बच्चों की जो जायदादें हैं वो टोटली यहाँ की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल नजर में है। उनको किसी भी तरीके से उनकी आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है, क्योंकि जो उन्होंने पैसे यहाँ पे भेजे थे वो बच्चों की फीस भेजी थी, मकान खरीदने के लिए नहीं भेजे। चलें इसमें देखते हैं कि आइंदा जाके क्या होता है। अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि हमारी जो अदलिया है उसकी डायरेक्शन का ठीक होना और उसके अंदर एक इत्तेफाक आपस में होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला करे कि जो हमारी जो अदलिया का जो निज़ाम है उसको हम फलता फूलता भी देखें, लेकिन साथ डिलीवर करता हुआ भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और आखिर में दुआ की मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतो मैं खेश रहा तू दानी हिसाब है कमे बेशरा। मुझे इसरा किसानों के साथ डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।